गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम न्यूक्लियस या केंद्रक के बारे में स्टडी करेंगे। केंद्रक की जो खोज है सबसे पहले रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में की थी। इन्होंने ट्रेडेस्केंसिया की कोशिकाओं में केंद्रक को देखा था। केंद्रक के आधार पर कोशिकाएं दो प्रकार की होती है, हमने पढ़ा है। प्रोकैरियोटिक सेल जिनमें प्रिमिटिव टाइप का केंद्रक या केंद्रक उपस्थित नहीं होता है, जिसे हम न्यूक्लियोइड कहते हैं। और दूसरी होती है यूकैरियोटिक सेल जिनमें ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। केंद्रक के आधार पर कोशिकाएं दो प्रकार की होती है। केंद्रक में आनुवंशिक पदार्थ है वो संचित रहता है, जेनेटिक मटेरियल है वो केंद्रक में स्टोर रहता है। कोशिका का जो नियंत्रण है वो केंद्रक के द्वारा किया जाता है। केंद्रक की जो स्थिति होती है, एनिमल सेल है, इसके अंदर केंद्रीय स्थिति में होता है, सेंट्रल पोजीशन में उपस्थित रहता है। जबकि प्लांट सेल के अंदर जो न्यूक्लियस की स्थिति होती है वो पेरिफेरल होती है या परिधीय स्थिति में ये स्थित होता है या पेरिफेरल स्थिति में होता है, क्योंकि केंद्रीय स्थिति में प्लांट सेल के अंदर वैक्यूल उपस्थित होती है। केंद्रीय स्थिति में सेंट्रल वैक्यूल है वो पाई जाती है प्लांट सेल में, इसलिए केंद्रक और दूसरे जो भी सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं वो परिधि की तरफ रिप्लेस हो जाते हैं। केंद्रक की जो संख्या है कोशिकाओं में यह एक सिंगल हो सकती है। ऑलमोस्ट ज़्यादातर कोशिकाओं में एक केंद्रक उपस्थित होता है। इन्हें हम एक केंद्र की कोशिकाएं मोनोन्यूक्लिएट सेल कहते हैं। जबकि कुछ कोशिकाएं होती है जिनमें दो भी उपस्थित हो सकते हैं, जिन्हें हम डाइकैरियोटिक कहेंगे। जो डाइकैरियोटिक सेल होती है वो मोस्टली फंजाई में प्रेजेंट होती है। जो बेसिडियोमाइसीटीज ग्रुप के मेंबर है उनमें डाइकैरियोटिक कंडीशन सामान्य अवस्था में देखने को मिलती है। जबकि एक दो से ज़्यादा जो केंद्रक होते हैं उसे हम मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन कहते हैं। मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन है ये भी एल्गी और फंजाई में देखने को मिलती है। एक ही कोशिका के अंदर अनेक केंद्रक उपस्थित होते हैं जिसे हम सिनोसिटिक अवस्था कहते हैं। सिनोसिटिक कंडीशन कहते हैं, जिसमें न्यूक्लियर डिवीजन लगातार होता रहता है लेकिन कोशिका का विभाजन नहीं होता है। इस कारण मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन है वो एल्गी जैसे वोकेरिया के अंदर मिलती है, और फंजाई है जैसे राइजोपस है, इसमें मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन सिनोसिटिक अवस्था है वो इनमें पाई जाती है। केंद्रक का यदि हम साइज की बात करें इसके, तो कोशिका में केंद्रक का जो आकार होता है वो कोशिका के कुल आकार का लगभग 10% भाग है वो केंद्रक द्वारा घेरे रहता है। इसका साइज है वो सामान्य रूप से लगभग 2 से 6 माइक्रोमीटर तक होता है। हालांकि कुछ कोशिकाओं में उसके जेनेटिक मटेरियल की मात्रा के आधार पर इससे ज़्यादा या कम भी हो सकता है, क्योंकि प्लांट्स के अंदर ज़्यादातर ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनमें जो कंडीशन होती है, प्लॉइडी कंडीशन होती है डीएनए की, वो ज़्यादा होती है। टेट्राप्लॉइड होते हैं, हेक्साप्लॉइड होते हैं, इस तरह से जब डीएनए की अमाउंट ज़्यादा होती है तो केंद्रक का आकार है वो भी बढ़ जाता है। लेकिन सामान्य रूप से डिप्लॉइड सेल के अंदर जो केंद्रक है वो लगभग साइटोप्लाज्म का 10% भाग घेरे रहती है और उसका 2 से 6 माइक्रोमीटर का आकार होता है। केंद्रक है जो जिसमें न्यूक्लियोप्लाज्म भरा रहता है। केंद्रक के साइज के आधार पर भी कोशिकाएं हैं वो विभाजन करती है। इसके लिए एक इंडेक्स होती है जिसे हम न्यूक्लियोप्लाज्मिक इंडेक्स कहते हैं, NP। न्यूक्लियोप्लाज्मिक इंडेक्स है जो केंद्रक और साइटोप्लाज्म के अनुपात के बारे में बताता है। इसकी वैल्यू होती है वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्म माइनस वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। इसके आधार पर हम न्यूक्लियोप्लाज्मिक इंडेक्स की वैल्यू निकालते हैं।
यह स्मॉल सेल जो एक्टिव सेल होती है मोस्टली, इसमें NP की वैल्यू है वो हाई रहती है, ज़्यादा रहती है, ठीक है। जबकि जो लार्ज सेल होगी, जैसे जैसे सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव होती है वो साइज़ को गेन करती है, बड़ी होती जाती है कोशिका, और जैसे कोशिका बड़ी हो जाएगी वो मेटाबॉलिकली उतनी ही इनएक्टिव हो जाती है। उसके अंदर NP की वैल्यू है वो कम होती जाती है, लो होती जाती है। इस कारण कोशिका उसके बाद में विभाजन की तरफ, डिवीजन की तरफ प्रेरित हो जाती है, विभाजन करने शुरू करती है। अब हम न्यूक्लियस की संरचना के बारे में देखेंगे। केंद्रक की जो संरचना है उसको हम 4 पार्ट में स्टडी कर सकते हैं। एक इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, सेकेंड पार्ट इसमें न्यूक्लियोप्लाज्म भरा रहता है, न्यूक्लियर झिल्ली से घिरा हुआ भाग जिसमें न्यूक्लियोप्लाज्म भरा हुआ रहता है। थर्ड इसमें क्रोमेटिन या DNA पदार्थ पाया जाता है, और फोर्थ है इसमें न्यूक्लियोलस भी उपस्थित रहती है। तो ये 4 भाग होते हैं केंद्रक की स्टडी के लिए। सबसे पहले हम देखते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। केंद्रक की जो संरचना है, इसकी आकृति है वो लगभग गोलाकार आकृति होती है। यह डबल मेम्ब्रेन बाउंड संरचना है जिसमें 2 केंद्रक झिल्लियां उपस्थित रहती है। एक इनर मेम्ब्रेन होती है और एक आउटर मेम्ब्रेन होती है। ये इनर मेम्ब्रेन है, जबकि न्यूक्लियस की जो आउटर मेम्ब्रेन होती है वो कंटिन्यूअस रहती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ में। सामने देखा है इसकी संरचना में आउटर मेम्ब्रेन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ में एक कंटिन्यूअस चैनल का निर्माण करती है। इस तरह की इसमें संरचना होती है। आउटर मेम्ब्रेन जो ER ल्यूमेन के साथ में, जो रफ या स्मूथ दोनों ही टाइप की हो सकती है। अगर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है तो उसमें राइबोसोम उपस्थित रहेंगे, और ये राइबोसोम न्यूक्लियस के आउटर मेम्ब्रेन के साथ में भी जुड़े हुए रह सकते हैं। दोनों मेम्ब्रेन के जो बीच का स्पेस होता है उसे पेरी न्यूक्लियर स्पेस कहते हैं, या परिकेंद्र की अवकाश। दोनों मेम्ब्रेन के बीच का जो अवकाश है, स्पेस है, उसे पेरी न्यूक्लियर स्पेस कहते हैं। और ये पेरी न्यूक्लियर स्पेस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की ल्यूमन के साथ में कंटिन्यूअस रहता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, उसकी ल्यूमन है, उसके साथ में ये अवकाश कंटिन्यूअसली रहता है। दूसरा, इसमें जो आंतरिक मेम्ब्रेन होती है, इनर मेम्ब्रेन होती है, वह एक इंटैक्ट लगातार कंटिन्यूअस मेम्ब्रेन प्रेजेंट रहती है। इस मेम्ब्रेन में की इनर सरफेस पर विशेष प्रकार के प्रोटीन्स है वो जुड़े हुए रहते हैं, जो इस मेम्ब्रेन को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करवाने का कार्य करती है। ये प्रोटीन्स लेमिन प्रोटीन होते हैं जो इनर मेम्ब्रेन के साथ में अटैच रहते हैं। इनर मेम्ब्रेन की आंतरिक सरफेस पर कुछ विशेष प्रकार के प्रोटीन जुड़े हुए रहते हैं जो इस मेम्ब्रेन को या न्यूक्लियस को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करवाते हैं। उन प्रोटीन को लेमिन प्रोटीन कहते हैं। ये प्रोटीन साइटोस्केलेटन का पार्ट होते हैं, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स होते हैं। ये साइटोस्केलेटन का भाग होते हैं, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स होते हैं जो मेम्ब्रेन को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करवाने का कार्य करते हैं। जब कोशिका विभाजन करती है तो विभाजन स्टार्ट होते ही न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो डिसअपियर हो जाती है। उस परिस्थिति में सबसे पहले ये लेमिन प्रोटीन है वो यहाँ से हट जाते हैं। इनके हटते ही न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो भी डिसरप्ट हो जाती है, टूट जाती है और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो जाती है। जब विभाजन की अंतिम अवस्था होती है तो लेमिन प्रोटीन है पुनः संगठित हो जाते हैं इनर मेम्ब्रेन के साथ में, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वापस रीअपियर भी हो जाती है। इसके अलावा जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है यह
यहाँ पे न्यूक्लियोप्लाज्म भरा रहता है और ये कोशिका का साइटोप्लाज्मिक भाग है। तो साइटोप्लाज्म के साथ में न्यूक्लियस का लगातार पदार्थों के साथ में कम्युनिकेशन बना रहता है, पदार्थों का जो मूवमेंट होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर क्रोमेटिन या डीएनए पदार्थ भी पाया जाता है जो आरएनए की सिंथेसिस करता है। वो आरएनए एमआरएनए प्रोसेस्ड होके वापस साइटोप्लाज्म में आता है। कुछ प्रोटीन्स होते हैं साइटोप्लाज्म में सिंथेसिस होने के बाद में न्यूक्लियस में आते हैं, जैसे हिस्टोन प्रोटीन है, डीएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज है, या राइबोसोम का जो निर्माण होता है वो भी न्यूक्लियस में ही होता है। तो उन पदार्थों के आवागमन के लिए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट रहते हैं। न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स है वो पाए जाते हैं इसकी मेम्ब्रेन में। न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स है, यह छोटे छोटे पोर्स होते हैं जो लगभग 40 से 50 नैनोमीटर साइज के होते हैं और ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का लगभग 2% भाग है वो बनाते हैं। काफ़ी संख्या में ये न्यूक्लियर पोर है वो प्रेजेंट रहते हैं। न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स है, ये 2 प्रकार की संरचनाओं से बने रहते हैं। इसके 2 भाग होते हैं, एक रिंग भाग होता है और दूसरा इसमें स्पोक्स या फिलामेंट होते हैं। रिंग को एनुलस या वलयी का भी बोलते हैं। इसकी संरचना है वो इस तरीके से होती है। जो रिंग है वो 2 रिंग होती है, एक साइटोप्लाज्मिक फेस की तरफ और एक न्यूक्लियोप्लाज्म की तरफ फेस किए हुए। दोनों ही तरफ एक बास्केट लाइक संरचना बनाते हुए इसमें रेडियल स्पोक्स है वो उपस्थित रहते हैं। टोटल 8 स्पोक्स है वो पाए जाते हैं इस तरीके से, और ये एक बास्केट लाइक स्ट्रक्चर का निर्माण करते हैं। इस तरह की न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स की संरचना होती है। यह मॉलिक्यूल्स के आवागमन को ट्रांसपोर्टेशन में को कंट्रोल करने का कार्य करते हैं। नेक्स्ट, जो न्यूक्लियस के अंदर पदार्थ भरा रहता है उसे हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर कई प्रोटीन्स होते हैं, एंजाइम्स है या डीएनटीपीज होते हैं, कोएंजाइम्स है, क्रोमेटिन पदार्थ है वो न्यूक्लियोप्लाज्म में बिखरा हुआ पाया जाता है। राइबोसोम की जो असेंबली होती है वो भी न्यूक्लियस के अंदर होती है, तो वो भी न्यूक्लियोप्लाज्म में सस्पेंड रहते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम क्रोमेटिन और न्यूक्लियोलस की स्टडी करेंगे।